बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईम लोधी और आप चैनल 6 का प्रोग्राम देख रहे हैं स्पॉट ऑन। आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहली बात तो इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उसको देखेंगे। उसके बाद फिर आर्मी चीफ़ की तैनाती पर जो कंट्रोवर्सी है उस पर मैं थोड़ी बात करूंगा, और मजहबी कार्ड को जब इस्तेमाल सियासत में किया जाता है उस पर भी हम कुछ बात करेंगे। सैलाब की सूरत हाल ये है कि ठीक है, अभी वो रेला तो गुज़र गया और अभी कम इम्कान है कि बहुत ज़्यादा पानी और आएगा, लेकिन जो पानी खड़ा है वो जो अपनी तबाही मचा रहा है वो उसके अलावा है। मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं, हबस बढ़ी हुई है, लोगों के पास वापस नकल मकानी के लिए फ़िलहाल जगह नहीं है। तो आने वाला वक्त बड़ा सख्त हो सकता है जिसमें बीमारियां फूट सकती हैं, जिसमें लोगों को सर छुपाने के लिए जगह जो उसकी और कमी हो सकती है। और जो ही ये आपको पता है फसलें तबाह हुई हैं, लोगों का रोज़गार तबाह हुआ है, इसके असरात भी आने वाले महीनों में बल्कि सालों तक देखे जा सकते हैं। तो जितनी भी तंजीमें काम कर रही है हम उनको सलूट पेश करते हैं। साफ ज़रा फ़ौज तो लगातार काम करती रहेगी और अलखिदमत जैसी जो जमातें हैं वो भी काम अपना जारी रखेंगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी मुहैया कर रहे हैं खुराक और गए हुए हैं, शायद वो वापस आएँ। तो दूसरे हरावल दस्ते तैयार रहने चाहिए, क्योंकि लोगों को चाहे टेम्परेरी मकानात हों, चाहे कोई टेंट हों, टेंट बस्तियां बसानी पड़ेंगी और मलेरिया से बचाना पड़ेगा। मेडिकल का बहुत बड़ा एक मसला खड़ा होगा, तो उसके लिए मेरा ख़्याल है कि हमारी कौम को तैयार रहना चाहिए। और जो मुखय्यर हजरात इस सिलसिले में काम करना चाहते हैं उन्हें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि अब दवाइयों की ज़रूरत और ख़ुराक के साथ साथ टेंटों की ज़रूरत ये बहुत बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात मैं करना चाह रहा था कि आपने देखा होगा कि सियासतदान अपने सियासी मैदान में लड़ने के बजाय और बाहर निकल जाते हैं और आर्मी चीफ़ की जैसे तैनाती है उसको एक कंट्रोवर्सी बनाया हुआ है। हालांकि वो मौजूद है आइन में कि कैसे आर्मी चीफ़ का होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। और मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ क्योंकि मैं सेक्रेटरी डिफेंस भी रहा हूँ कि अगर एक वैकेंसी हो, नॉर्मली 2 होती हैं, आपको पता है कि चेयरमैन भी उनकी तैनाती भी साथ ही होती है। एक हो तो 3 नाम आते हैं सीनियरिटी के लिहाज से और क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से। अब ये क्वालिफ़िकेशन का क्या मतलब है? क्वालिफ़िकेशन ये है कि देखिए हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो मेडिकल के भी होते हैं, इंजीनियर्स के भी होते हैं और भी शोबे हैं, तो वो चीफ़ बनने के अहल नहीं होते क्योंकि उनकी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग मुख्तलिफ होती है। लेकिन जो अहल होते हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि क्वालिफ़ाइड, जिन्होंने कोर कमांड की हो और जिनकी ग्रूमिंग हुई हो इस तरीके से कि वो 3 स्टार के बाद चीफ बन सकते हैं। एक वैकेंसी हो तो 3 नाम, 2 वैकेंसीज़ हो तो 5 नाम। सीनियरिटी के मुताबिक आर्मी चीफ़ की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को चले जाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आगे वज़ीर आज़म को भेज देते हैं। और आर्मी चीफ़ उसके ऊपर कोई अपना वो नहीं लिखते कि जी मेरी ये प्रायोरिटी है, या बस वो लिस्ट दे देते हैं और साथ उनका डोजियर भेज देते हैं, उनका जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस है वो भेज देते हैं, और ये तमाम स्वाबदीद फिर वज़ीर आज़म के पास रह जाती है होती है। लेकिन वो फिर इस बात को इस तरीके से कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए कि जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि जी अभी हम नवाज़ शरीफ साहब से पूछेंगे। अरे भाई, नवाज़ शरीफ तो मुजरिम हैं, उन पर जुर्म साबित है, वो सज़ा याफ्ता हैं, वो सज़ा काट रहे हैं और बाहर आपको पता है कि अब तो वो एक तरीके से भागे हुए हैं। तो अगर आप ये कहें कि आप आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए एक ऐसे शख्स से मशावरत करेंगे तो फिर तो आपने भी कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी खड़ी कर दी। इससे पहले ये भी हुआ था कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने ही कहा था कि जी ये रजीम चेंज हम इसलिए भी लेकर आए हैं कि हमें बताया गया था कि वो इमरान खान साहब अपनी पसंद का लेकर आएंगे आर्मी चीफ़। तो इमरान खान साहब को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को भी एहतियात करना चाहिए। और ये अखाड़ा अपनी जंग जो है ये आप रखें पॉलिटिकल फील्ड में, इसको बाहर न जाने दें। एक दो बातें मैं ज़रूर कह दूं आपको कि अगर आप तारीख़ को देखें कि जिन लोगों ने आर्मी चीफ़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपॉइंट की और ये समझा कि हमने अपना आर्मी चीफ़ ले आए हैं, मुशर्रफ साहब को लेकर आए थे नवाज़ शरीफ साहब, उससे पहले भुट्टो साहब लेकर आए थे ज़ियाउल हक साहब को, तो तारीख़ आपके सामने है कि फिर क्या हुआ। आर्मी चीफ़ आर्मी का चीफ़ होता है और सिर्फ आर्मी अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखता है और आर्मी का इंटरेस्ट देखता है। उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उनको अपॉइंट करते हैं या कोई और उनको अपॉइंट करता है। ये जो आदत है ना हमारे सियासतदानों में कि ये मेरा पटवारी और मेरा थानेदार और फिर मेरा कमिश्नर और मेरा डीसी, इसको मत लेकर जाएं आप इतने ऊंचाई के ऊपर कि आर्मी चीफ़ मेरा और तुम्हारा आर्मी चीफ़, वो किसी का नहीं है।
وہ پاکستان اور پاکستان آرمی کا آرمی چیف رہے گا، چاہے کوئی بھی اس کو اپوائنٹ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی انٹرم پیریڈ کے لیے آرمی چیف کسی وجہ سے غیر موجود ہوں، جیسے وہ باہر دوروں پر جاتے ہیں یا کسی وجہ سے اگر 1-2 دن کے لیے کوئی خدا نخواستہ ایسا بات ہو جائے کہ وہ نہ کمانڈ کر سکیں، تو فوج میں باقاعدہ ایک سسٹم موجود ہے جس کو سکسیشن کہتے ہیں، اور اس میں آرڈر آف سکسیشن موجود ہوتا ہے، وہ بالکل پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ کون کتنے دن کے لیے کرے گا، تو ایک انٹرم ارینجمنٹ ادروائز بھی ہو سکتی ہے۔ تو بس یہ اس کو میرا خیال ہمیں کنٹروورسی میں نہیں لانا چاہیے، بالکل سیدھا سادہ آئینی معاملہ ہے اور لاء کے مطابق اس کو ہونا چاہیے۔ تیسری بات میں جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مذہبی کارڈ کو آپ سیاست میں مت لے کر آئیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے متعلق بات چیت کی گئی، ان کے ایمان، ان کے کس چیز پر وہ یقین رکھتے ہیں، ایسی باتیں، دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ڈکلیئرڈ نان مسلمز ہیں وہ ہمیں معلوم ہے اور وہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں، لیکن جو بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس شک کرے کہ یہ مسلک ہے یا وہ مسلک ہے۔ مسالک اپنے اپنے ہیں، اور اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی ہونے پر جس کو بھی ایمان ہے وہ مسلمان ہے، اور ہمیں کوئی اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا خیال اس چیز کو کم از کم ہمیں باہر رکھنا چاہیے سیاست سے۔ تو یہ 3 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔